हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास पे चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। गवर्नर जनरल में लॉर्ड कर्जन तक हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। लॉर्ड मिंटो 1905 में गवर्नर जनरल बन करके भारत आते हैं। ये 1905 में ही जब बंगाल विभाजन किया गया, बंगाल विभाजन के बाद में कर्जन वापस चले गए। उसके बाद में लॉर्ड मिंटो को गवर्नर जनरल भारत का बनाया गया। गवर्नर जनरल बनाया गया और ये 1905 से 1910 तक गवर्नर जनरल रहे। अब इनके समय में कौन कौन से कार्य किए गए, क्या क्या कार्य हुआ। मार्ले मिंटो एक रिफॉर्म आया था 1909 में। मार्ले सचिव थे, मिंटो गवर्नर जनरल थे। इन्हीं के समय में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राज्य में स्वराज्य की मांग रखी गई। और ये स्वराज की मांग रखा किसने था? दादा भाई नौरोजी ये अध्यक्ष थे और इन्हीं की अध्यक्षता में स्वराज शब्द को लागू किया गया था। मांगा गया था कि अब हम स्वराज से नीचे बात नहीं करेंगे। सूरत विभाजन भी 1907 में हुआ था। जब बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन को लेकर के जब 1906 के बैठक में कलकत्ता अधिवेशन में चर्चा किया गया, फिर 1907 में उग्रवादी दल मतलब गरम दल और नरम दल दोनों की विचारधाराएं अलग अलग होने लगी। गरम दल का कहना था कि जब तक हम गिड़गिड़ाएंगे तब तक हमें आज़ादी नहीं मिलने वाली। नरम दल का कहना था कि देखिए, अगर हर कुछ लड़ाई से ही संभव हो पाता तो अब तक बहुत लोग बहुत कुछ कर लेते। विनम्र निवेदन के साथ में थोड़ा गुस्साते हुए कार्य करना चाहिए, ना कि किसी का कत्ल करना उचित होता है। और इसी को लेकर के 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय को दिया जाना था, लेकिन नहीं दिया गया था। और इसीलिए गरम दल और नरम दल में 1907 में सूरत में जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पे कांग्रेस विभाजित हो गई। ये कांग्रेस का प्रथम विभाजन था और 1907 में विभाजन हुआ। 1907 में ही कर्नल अलकाट के स्थान पे थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बदल दी गई। एनी बेसेंट को अध्यक्षा बनाया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1907 में कर्नल अलकाट के स्थान पर एनी बेसेंट को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। यानी कि अब कर्नल अलकाट थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। लॉर्ड मिंटो के समय में 1908 में प्रेस एक्ट पारित किया गया। प्रेस एक्ट पारित करने के पश्चात इन्होंने कई प्रकार के प्रेसों पर प्रतिबंध लगा दिया। और जब ऐसा हुआ
तो बाल गंगाधर तिलक जो गर्मवादी नेता थे, इन्होंने इसका विद्रोह किया और विरोध करने के बाद इन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और इन्हें गिरफ्तार करके पहली बार 6 साल के लिए सजा हो गई। 22 जुलाई 1908 को इन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 वर्ष का ये जेल काटे। 6 वर्ष का सजा इन्हें दिया गया। 1909 का मार्लियामेंटो अधिनियम पारित हुआ। 1909 का जो मार्लियामेंटो अधिनियम था वो हिंदू और गैर हिंदू मुस्लिम और गैर मुस्लिम, इनको मुस्लिम को निर्वाचन मंडल अलग दिया गया, बाकी जगह तरफ गैर मुस्लिम हो गए, उसमें हिंदू, सिख, बौद्ध ये सब शामिल थे। यानी मुसलमानों के लिए मार्लियामेंटो सुधार के माध्यम से एक अलग व्यवस्था किया गया और साथ ही साथ गवर्नर जनरल के काउंसिल में, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बताने जा रहा हूँ, गवर्नर जनरल के काउंसिल में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति किया गया। गवर्नर जनरल काउंसिल, इनमें एक भारतीय थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इन्हें बोला था एसपी सिन्हा, यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को नियुक्त किया गया। 1 जुलाई 1909 को कर्जन वायली की हत्या कर दी गई। 1 जुलाई 1909 में कर्जन वायली ये लंदन में थे और वहीं पे जा कर के मदन लाल धिंगरा इन्होंने कर्जन वायली की गोली मार करके हत्या कर दिया था और मदन लाल धिंगरा को लंदन में फांसी हो गया था। अगला पॉइंट है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। देखिए, जब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय गवर्नर जनरल बन करके आए तो इनके समय में कई महत्वपूर्ण घटनाएं भारत में घटी। 1910 में इंग्लैंड के राजा एडवर्ड तृतीय का देहांत हो गया। उसके बाद में 1911 में दिल्ली में दरबार लगा। जब दिल्ली में दरबार लगा तो यहाँ पे जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक किया गया। जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक किया गया और इस राज्याभिषेक के उपरांत जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि भारत की राजधानी कलकत्ता के बजाय कलकत्ता के स्थान पर अब दिल्ली बनाया जाए। यानी कि राजधानी दिल्ली बनाए जाने की घोषणा कर दिया गया। अब 1911 में राजधानी दिल्ली बनाए जाने की जब घोषणा की गई तब उसका स्थानांतरण 1912 में हुआ। 1912 में दिल्ली में राजधानी स्थानांतरित किया गया। इन्हीं के समय में 1911 में 5वीं जनगणना हुआ। 5वीं जनगणना हुआ। देखिए, जनगणना शुरुआत कब हुआ था? 1972 में लॉर्ड मेयो के समय में। लॉर्ड मेयो के समय में जो है 1972 में शुरू हुआ था पहली बार और 1981 में
लॉर्ड रिपन के समय में यह प्रत्येक 10 साल के लिए प्रारंभ हो गया, शुरुआत हो गई। तो 1911 में 5वीं जनगणना था जो इनके समय में किया गया। 1913 में एक शैक्षणिक सुधार नीति लाया गया। 1913 में एक शैक्षणिक सुधार नीति लाया गया और 1913 में ही फिरोज शाह मेहता ने बम्बई क्रॉनिकल तथा गणेश शंकर विद्यार्थी इन्होंने बम्बई क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता ने और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक पत्र, कह सकते हो समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। यह 1913 में ही दोनों लोगों ने किया था। फिरोज शाह मेहता ने भी बम्बई क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था। 1913 में ही हमारे यहाँ प्रथम व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। पहली बार किसी भारतीय को जो मिला था, पहले भारतीय थे ये जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ जो कि 1918 तक चलता रहा। 1915 में ही हमारे महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। आज भी जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, तो ये वही 9 जनवरी 1915 है जो महात्मा गांधी जी के आगमन का सूचक रहता है और प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 1915 में ही एक ऐसी दुर्घटना होती है कि हिंदुस्तान के 2 बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही बुद्धिमान नेता का देहांत हो जाता है। 1915 में फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले इन दोनों का देहांत हो जाता है। ये वही गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो महात्मा गांधी के गुरु हैं। 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में मदन मोहन मालवीय, देखिए इनका नाम है महामना मदन मोहन मालवीय। इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में इतने कार्य किए गए। 1910 में इंग्लैंड के राजा एडवर्ड तृतीय की मृत्यु हुई। 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया, वहाँ पे जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण किया गया और राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया, बंगाल विभाजन निरस्त किया गया। 11 में 5वीं जनगणना किया गया
12 में दिल्ली को एक प्रांत का दर्जा दिया गया। 13 में ब्रिटिश शासन द्वारा शैक्षिक सुधार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। 13 में फिरोज शाह मेहता को ने बम्बई क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया और 13 में ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1914 से 18 में प्रथम विश्व युद्ध चला। 15 में गांधी जी का आगमन हुआ। 15 में मेहता जी और गोखले जी की मृत्यु हो गई और 16 में मालवीय जी द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का आधारशिला रखा गया। अगले गवर्नर बने लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1916 में बने और 1921 तक ये इस पद पर रहे। इनके समय में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन दोनों लोगों ने होम रूल आंदोलन चलाया। होम रूल आंदोलन चलाया आंदोलन है होम रूल आंदोलन चलाया। पहले तिलक जी ने चलाया था अप्रैल में 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में। यानी कि दोनों लोगों ने होम रूल आंदोलन चला करके लोगों को जागरूक किया और साथ ही साथ गृह शासन के बारे में उन लोगों को समझाने की, यानी भारतवासियों को समझाने की कोशिश किया, जिससे कि राष्ट्रीयता की भावना सामने आई। 1916 में ही लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में डी.के. कर्बे का मतलब है धोंधो केशव कर्बे। आपको लिखे मिलेगा कि डी.के. कर्बे, अक्सर एग्जाम में डी.के. कर्बे के नाम से आता है, लेकिन आपको दोनों पता होना चाहिए कि डी.के. कर्बे कौन है। धोंधो केशव कर्बे, डी.के. कर्बे, इन्होंने 1916 में महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय बनवाया, यानी महिला विश्वविद्यालय कह सकते हैं कि पहली बार महिला विश्वविद्यालय कौन बनवाया था भारत में, तो डी.के. कर्बे ने बनवाया था। और 1917 में एक आयोग बनाया गया, सैडलर आयोग। इसका कार्य था कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच करना। विद्यालय की जांच करना। 1919 में रौलेट एक्ट पारित किया गया। वही रौलेट एक्ट जिसे कहा जाता है नो वकील, नो अपील, नो दलील। नो अपील, नो वकील, नो दलील। इसका मतलब ये था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार जितने दिन चाहती रख सकती थी जेल में, कोई जमानत नहीं होता। यानी 1919 का इसे ही कहा गया रौलेट एक्ट। और जब इसका विरोध भारतीयों ने किया तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में जलियांवाला बाग में भारतीय एकत्रित हुए थे और वो इस आंदोलन का विरोध कर रहे थे, शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। लेकिन तभी जनरल डायर इन्होंने इन निर्दोष जनता पे
गोली चलवा दी थी और यहाँ पे नरसंहार कर दिया था। इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। वो भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। 1919 का एक संवैधानिक अधिनियम बनाया गया था जिसमें प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था किया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था ये 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था और इस अधिनियम को 1 जनवरी 1921 में लागू किया गया था। वो भी इन्हीं के समय में हुआ था और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी। लॉर्ड रीडिंग जब गवर्नर जनरल बनते हैं तब केरल में मुस्लिम किसान जिसे मोपला कहा जाता था, 1921 में इनका विद्रोह होता है। यानी कि 1921 में केरल में मोपला विद्रोह होता है। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग होते हैं। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होता है। भारत आगमन होता है यानी नवंबर 1921 में भारत आगमन यानी भारत की यात्रा पे प्रिंस ऑफ वेल्स आते हैं। लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल होता है 1921 से 1926 तक होता है और इस 1921 से 26 के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। उसमें से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाता है। ये स्थापना कौन करता है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया जाता है। अब एक बहुत ही गंभीर मुद्दा होता है जिस पे चर्चा बहुत तेजी से हो रही थी, उसका समाधान हो जाता है। वो समाधान ये है कि जो प्रशासनिक अधिकारी ICS की परीक्षा होती थी वो पहले केवल लंदन में होती थी और वही भारतीय लंदन जाके एग्जाम दे पाते थे जो लंदन जाने में सक्षम थे। लेकिन 1923 में ICS की परीक्षा, जिसे आजकल हम लोग UPSC IAS बोलते हैं, उस समय ICS इंडियन सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा होती थी वो केवल लंदन में होता था। लेकिन 1923 में एक प्रावधान किया गया कि यह परीक्षा ICS के जो उम्मीदवार हैं वो अब एग्ज़ाम लंदन और भारत दोनों स्थान पे दे सकते हैं। जो लोग लंदन जा सकते हैं वो लंदन जाके एग्ज़ाम दें, जो नहीं जा सकते हैं वो भारत में रह करके एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो भारत में दे सकते हैं। यानी कि प्रशासनिक सेवा की परीक्षा प्रशासनिक सेवा के जो उम्मीदवार हैं वो अपना परीक्षा अपने अनुसार चुने हुए सेंटर पे दे सकते हैं। ऐसा 1923 में प्रशासनिक रूप में पारित किया गया।
9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड हुआ, जिसे पहले काकोरी डकैती के नाम से जाना जाता था। अभी हाल ही में पिछले साल उसे काकोरी एक्शन प्लान के नाम से जाना जाने लगा है। भाजपा सरकार ने काकोरी डकैती शब्द जो है हटा दिया है। अब क्या कर दिया है, काकोरी एक्शन। अब काकोरी एक्शन के नाम से जाना जाएगा। या 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। लखनऊ से थोड़ी दूरी पे है काकोरी, काकोरी स्टेशन मिलता है, उसी के नाम से जाना जाता है, यानी काकोरी एक्शन के नाम से जाना जाता है। ये कांड हुआ और दिसंबर 1926 में आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। यानी इतने कार्य लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ। अगले गवर्नर जनरल बनकर के आए लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन एक नंबर का धोखेबाज था। वैसे धोखेबाज तो सारे अंग्रेज थे, लेकिन लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को भी धोखा दे दिया। महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसी समय में इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा गया, यानी गोल मेज सम्मेलन। रखा गया। पहले गोल मेज सम्मेलन जब हुआ पहला, उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस नहीं गई। जब कांग्रेस ने पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया, तब वहाँ से लंदन से गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के ऊपर दबाव पड़ा कि आप महात्मा गांधी से बातचीत कीजिए, उन्हें भेजिए। अब महात्मा गांधी से बातचीत होना प्रारंभ हुआ और फिर गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता में कहा गया कि आपकी सारी शर्तें मान ली जाएंगी और आप सबने अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाकर भागीदारी करें। गांधी जी एकमात्र कांग्रेसी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए लंदन गए, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। देखिए, जब मैं गोलमेज सम्मेलन पढ़ाऊंगा तब मैं बहुत अच्छे से सारे टॉपिक में कराऊंगा। यहाँ पर केवल गवर्नर जनरल के समय में कैसे कैसे गतिविधियाँ हुई हैं, मैं उन पे चर्चा कर रहा हूँ। गांधी जी ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, लेकिन वहाँ पर सभी को, दलित को, सिख को, सभी समुदाय को अलग अलग दे करके हिंदुस्तान को तोड़ने की बात कही थी, जिसे गांधी जी ने मना कर दिया। और जब गांधी जी वापस आए, जब इनके स्वागत के लिए जनता एकत्रित हुई, तो इन्होंने कहा कि मैंने झुक करके रोटी मांगी थी, लेकिन मुझे पत्थर मिला है और मुझे गर्व है कि मैंने जो आप लोगों ने हमें जिम्मेदारी दिया था, मैंने हिंदुस्तान का मस्तक झुकने नहीं दिया है और मैं खाली हाथ लौटा हूँ। और उसके बाद फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। तो लॉर्ड इरविन के समय में ही गोलमेज सम्मेलन पहला, दूसरा, तीसरा, यानी 3 गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समय में आयोजित हुआ था। इरविन के समय में 1927 में महत्वपूर्ण घटनाएं 2 हुई थी। एक तो भारतीय जल सेना अधिनियम बनाया गया था। भारतीय जल सेना अधिनियम बनाया गया था, और दूसरा 1927 में ही लंदन में साइमन कमीशन
का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन किया गया था और ये साइमन कमीशन भारत में 1928 में पहुंचा था, जिसका विरोध भारतीयों के द्वारा किया गया था। और इसी साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय को लाठी लगी थी। राय को लाठी लगी थी और लाठी से वो काफ़ी गंभीर चोट खाए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। जिस समय चोट लगी थी, लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पे पड़े हुए एक एक लाठी का हिसाब हमारा भारत का युवा लेगा और ये ब्रिटिश के ताबूत का कील साबित होगा। यानी लाला लाजपत राय जब इस दुनिया को छोड़ रहे थे, अंतिम शब्द उनका यही था कि हिंदुस्तान को आज़ाद करा के काफिरों को भगा दो, मेरे ऊपर पड़े लाठी का हिसाब आप लोगों को लेना है और इनके ताबूत का कील बना दो। तब एक साइमन कमीशन जब गठित हुआ था, 28 में पहुंचा था और विरोध किया गया था। साइमन कमीशन के विरोध के बाद में भारतीयों को एक धमकी मिली कि अगर इतना ही बुद्धिमान आप लोग हैं तो एक अपना संविधान सर्वसम्मति से बना लो, हम हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने कहा मैं सर्वदलीय बैठक बुलाता हूं। 1928 में लखनऊ में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और सर्वदलीय बैठक में एक संविधान बनाया गया और वो संविधान सर्वसम्मति से जब बैठक में पास हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग ने अड़ंगा लगा दिया था और ये बात अंग्रेज जानते थे कि कभी इस पे भारत सफल नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान जो मुस्लिम लीग है वो अंग्रेज़ों के इशारे पे चल रही थी। लेकिन फिर भी नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया और इस रिपोर्ट में जिन्ना ने विरोध किया और इन्होंने फिर 14 सूत्री मांग रख दी। अब ये 14 सूत्री मांग क्या है, जब मैं जिन्ना पढ़ाऊँगा, नेहरू रिपोर्ट पढ़ाऊँगा, जिन्ना के मांग पढ़ाऊँगा, तब मैं अच्छे से बताऊँगा यहाँ पर केवल ये गतिविधियाँ किसके काल में हो रही हैं, तो वो आपको जानना है कि लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हो रही हैं। और जिन्ना के 14 सूत्री मांग को नकार दिया गया था। नेहरू रिपोर्ट एक हिसाब से जो चुनौती दी गई थी उसमें सफल रहा और बाकी अन्य पूरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे राजनीतिक हिंदुस्तान में, उन सभी लोगों ने अनुमति दे दिया था। केरल में मोपला विद्रोह हुआ। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत यात्रा हुआ। 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी मिलता उलता नहीं है, कई अन्य किताबों से ढूंढ के मैंने इसमें आपको कंटेंट दिया है। 1923 में प्रशासनिक सेवा की परीक्षा के लिए भारत में और लंदन में दोनों जगह होने के लिए व्यवस्था किया गया। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ, जिसे अब काकोरी एक्शन के नाम से जाना जाता है। दिसंबर 1926 में आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद जी का हत्या कर दिया गया। लॉर्ड इरविन के समय में 27 में भारतीय जल सेना अधिनियम बनाया गया और साइमन कमीशन का गठन किया गया। वही साइमन कमीशन जो 1928 में भारत में आया। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक लखनऊ में बुलाया गया। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जिसके विरोध में जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रखी। गोल में सम्मेलन हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।